पिछली क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो हमने अधूरा सॉल्व किया था। हमको इसको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन, वो एक बार और इसको रिपीट कर ले। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ से धारा, जैसे मान के चलिए ये जो एक्स पॉइंट है, इस एक्स पॉइंट और इस वाई पॉइंट के बीच में जब हम किसी बैटरी को लगाते हैं ना, देखिए इस प्रकार से हमने मान के चलिए कोई बैटरी इससे संयोजित कर दी, तो यहाँ पर क्या होगा, धारा देखिए प्लस से माइनस क्यों चलती है, तो यहाँ से जब धारा का मान चलेगा आई, तो वो दो भागों में यहाँ पर बटेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से जाएगी यहाँ से धारा, और एक धारा इस प्रकार से जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, आप मुझे बताइए कि क्या इस वाले रेजिस्टेंस में कोई धारा का प्रवाह होगा या नहीं। मान के चलिए हम इसको इस प्रकार से ले लें कि जैसे हम कोई बल्ब लगा रहे, एक बल्ब हमारा ये लगा हुआ है, ठीक है, एक बल्ब हमने ये लगाया है, और एक बल्ब हमने ये लगाया, और एक हमने ये लगाया। ठीक है, यहाँ से हमने मान चलिए न्यूट्रल फेस या प्लस माइनस इसको दिए। ठीक है, प्लस और माइनस हमने इसको दिए। तो ये वाला बल्ब भी जलेगा क्योंकि इसका पूरा सर्किट है, ये वाला बल्ब भी जलेगा क्योंकि सर्किट पूरा है, इसका भी जलेगा क्योंकि यहाँ भी परिपथ पूरा है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर इसमें प्लस तो जा रहा है, लेकिन रिटर्न आने के लिए कोई पाथ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि ये वाला बल्ब हमारा नहीं जलेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस में किसी प्रकार की कोई धारा नहीं बहेगी, तो धारा वहां ना जाते हुए कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से I1 धारा चली और यहाँ से I2, तो I1 धारा इसमें से होती हुई इसमें भी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों सर्किट हैं, ये R2 और R3 दोनों श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R2 R3 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेजिस्टेंस 4 ओम 4 ओम है, तो टोटल हो जाएगा हमारा क्या, R1 प्लस R2 बराबरी पर 8 ओम। ठीक है, क्योंकि 4 धन 4 कितना हो गया, 8 ओम। तो इन दोनों रेजिस्टेंसों के स्थान पर, रेजिस्टेंस के स्थान पर हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 8 ओम का। तो मैं इसी सवाल में या इसी चित्र में मैं पलटूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से, जैसे कि हम बनाना है, हमको इन दोनों को हटा के एक 8 मान का रेजिस्टेंस में यहाँ पर लगाने वाला हूँ। ठीक है, 8 मान का रेजिस्टेंस में यहाँ पर इस प्रकार से लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, और ये यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर ये जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अब देखने में समझ में आ रहा है कि इस इसको मैं कोई भी नाम दे दूं, R3 नाम देता हूँ। ठीक है, R2 R1 R2 हाँ R3 नाम देता हूँ। तो R3 और R4 अब पैरेलल में हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, पैरेलल में हो गए हैं। तो यहाँ पर इसका मान कितना था, 8 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर 1/R3 प्लस 1/R4 ले लूंगा। तो यहाँ पर 8/4 यानी कि 1/8 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 1 प्लस 2 इजिकल टू 3/8, R इक्वल करेंगे तो इसका मान आएगा 8/3 ओम। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर x और y के बीच का जो रेजिस्टेंस हो गया, वो इक्वल रेजिस्टेंस हो गया हमारा कितना, 8/3 ओम। ये तो हमारा आ गया पहले वाले का आंसर। अब इस चित्र को हम दोबारा फिर से बनाएंगे। ठीक है, या इसी में ही हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो हम दोबारा बना लेते हैं, उसमें सही रहेगा। ठीक है, ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है। अब इस चित्र को हम फिर से जब बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार का, जो शुरू में हमने बनाया था वैसा ही हम इसको बनाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से बनाएंगे। रेजिस्टेंस यहाँ लगा था, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा था, एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ लगा था, और ये हमारा, या पहले हमने देखिए यहाँ पर हमने इसको क्या किया था, R1 R2 R3 R4। ठीक है, कितने कितने ओम के थे, 4 ओम के, सब कितने ओम के थे, 4 ओम के। यहाँ पर बैटरी जब मैंने संयोजित की थी इस X और Y के बीच में, तो मैंने इतना इतना रेजिस्टेंस इक्वल निकाल लिया, 8/3। अब यदि मुझे X और Z के बीच में अगर रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसी बैटरी को मैं यहाँ ना लगा करके कहाँ लगा दूं, इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा दूं, यानी कि यहाँ लगा दूं और यहाँ लगा दूं अगर, तो मैं आसानी से यहाँ पर इस X और Z के बीच का रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकता हूँ।
ठीक है, याद कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, एक्स और जेड के बीच में, एक्स और जेड के बीच में। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए जब धारा यहाँ से चलेगी तो इसमें तो आएगी, लेकिन यहाँ पर दो भागों में विभक्त हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, दो भागों में विभक्त होगी, यानी कि एक धारा यहाँ जाएगी और वापस यहाँ से क्या चली जाएगी, इस सर्किट में, और एक धारा यहाँ से चलेगी तो कहाँ से जाएगी, इस वाले सर्किट में। यानी कि इन दोनों सर्किट में समान धारा बह रही है, क्योंकि यहाँ पर धारा के जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, यहाँ पर तो ये वापस सर्किट में जा सकती है। तो मैं यहाँ पर R3 और R4 को श्रेणी क्रम मान लेता हूँ, कोई भी हमें एक छोर यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा। तो R3 R4 को अगर हम श्रेणी क्रम में लेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 8 बना सकता हूँ, इतना तो आप समझ ही गए हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस कितने ओम का लगा दूं मैं, 8 ओम का लगा दूं। अब ये दोनों आपको समांतर क्रम में दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर 1/8 और 1/4 का अभी जस्ट हमने समांतर निकाला, कितना आएगा, 8/3 आएगा इन दोनों का। अब इन दोनों को हटा करके मैं क्या कर दूं, यहाँ पर एक ही मान का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दूं, जिसका मान कितना हो, 8/3 ओम हो, कितना हो, 8/3 ओम। तो अब ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए। तो अब श्रेणी क्रम में जब आ गए तो यहाँ पर R1 और इसको R2 मान लूं मैं, तो R1 और R2 क्या हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 4 + 8/3, इसको सोल्व करो, 4 3 12 20/3, किसका रेजिस्टेंस हो गया, इस X और Z के बीच का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 20/3। ये हमारे दोनों के आंसर आ गए। ठीक है, चलिए ये सब नोट आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो इसको आप नोट डाउन भी कर लेना। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इस प्रकार से बना लीजिएगा। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, ये इस प्रकार का एक यहाँ पर रेजिस्टेंसों का समूह है, R2, R3, R4 और R5। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोल देगा कि एक यहाँ पर जो स्विच लगा हुआ है, ये इस स्विच को बंद करने पर एक्स वाई के मध्य समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि यहाँ पर कोई एक स्विच लगा है, जब इस स्विच को हम बंद करते हैं तो एक्स और वाई इन दोनों के मध्य का एक प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इस प्रकार का जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज की हमें याद दिलाता है, लेकिन हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इसमें हम इसको अभी निगलेक्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ हम मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, यहाँ पर स्विच है। तो देखिए यहाँ पर जब ये स्विच खुला होता है तो इस खुले स्विच का प्रतिरोध कितना होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ पर आप नोट भी डाल सकते हैं। पहला पॉइंट आप डाल सकते हैं नोट में कि खुले स्विच का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है प्रतिरोध इसका, अनंत होता है, यानी इसमें से किसी प्रकार की कोई धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन उसने जो पूछा है कि बंद स्विच को करने पर इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि बंद स्विच का प्रतिरोध कितना होता है, बंद स्विच का प्रतिरोध 0 होता है, यानी कि धारा आसानी से बह सकती है। यानी कि ये जो स्विच लगा है इसको हमने यहाँ पर इस प्रकार से क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है। तो अब इसमें से धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चित्र को क्या कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे मान चलिए हम इसमें थोड़ा सा समझते हैं। धारा का प्रवाह यहाँ से होगा, तो यहाँ से मान के धारा का प्रवाह हो रहा है तो वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से धारा का प्रवाह यहाँ भी, यानी कि समांतर सीरीज दोनों ही क्रम में ये बन रहे हैं। तो क्या मैं इसको मिला सकता हूँ इस प्रकार से, इस वाले जो सर्किट है हमारा, इसको मैं कुछ इस प्रकार का बना सकता हूँ। देखिए यहाँ पे छोटा सा बना के बता देता हूँ मैं आपको, क्या ये इस प्रकार से नहीं बन गया, ये देखिए यानी कि यहाँ पर ये मिल रहा है। तो यहाँ पर ये R2 था,
यहाँ पे ये R1 है ही अपना R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों देखिए आपको समांतर में दिख रहे हैं। कितना ओम था? 3 ओम और 6 ओम था इनका मान। इसका था 4 ओम, इसका 4 और 12, 4 और 12। तो ये दोनों समांतर में हो गए, ये दोनों समांतर में और ये दोनों एक दूसरे के समांतर में। ये वाला केस हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यदि एक दूसरे को यहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं, एक हमने ओवरलैपिंग का देखा था कि इस प्रकार से यदि कोई क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब है वहां पर कोई जॉइंट नहीं है। लेकिन सीधा सीधा अगर क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई जॉइंट होगा, यानी कि ये वाला सर्किट अलग होगा, ये वाला सर्किट अलग होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए R2 और R3 समांतर क्रम में है, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हम देखिए R2 R3 समांतर है, R2 R3 समांतर में है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम लेंगे 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 3/6, यानी कि इसको उल्टा करेंगे हम, R इक्वल करेंगे ना, तो इक्वल करेंगे हम तो आएगा 6/3 यानी कि 1/2 यानी कि 2 ओम। कितना आ गया? इसका 2 ओम, यानी कि इन दोनों का मान कितना आ गया? 2 ओम, यानी कि इन दोनों प्रतिरोध की जगह पर पे मैं एक मान का प्रतिरोध लगा दूं जिसका मान हो कितना? 2 ओम। तो ये वाला चित्र जो है हमारा कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ये 2 ओम का लगा दिया। इन दोनों को सॉल्व करिए, 4 और 12 है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो R4 और R5 है वो भी समांतर में है। तो यहाँ पर 1/R इक्वल इजिकल टू 1/4 प्लस 1/12, 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए 12 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 12 को 12 से करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 4/12 यानी कि 1/3 आ गया। इक्वल करेंगे, R इक्वल पलटेंगे इसको तो 3 ओम इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंसों को हटा करके मैं यहाँ पर 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, तो वो कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर ये इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा अब ये वाला जो हमारा है इसको मैं कुछ भी नाम दे दूं, R1 R2 R3 दे देता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। कितना आया इसका मान? 3 ओम, तो यहाँ पर इसका मान 3 ओम ले लेते हैं R3 का। ये Y है, ये X है। अब देखिए यहाँ पर धारा के गुजरने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग रह गया है, धारा यहाँ से जाएगी और यहाँ से वापस सर्किट में चली जाएगी। तो देखने मालूम चलता है कि R1 R2 R3 इनको कुछ और नाम दे दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि R1 R5 तक हमारा चला गया था, है ना, R6 दे देते हैं इनको नाम हम, R6 और R7। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारा जो है R1 R6 और R7 काय में आ गए हैं? श्रेणी क्रम में आ गए हैं। काय में आ गए हैं? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? R1 प्लस R6 प्लस R7 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 2 6 और 3 9 ओम। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 9 ओम। देखने में जितना सरल लगता है ये उतना सरल होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों को यहाँ पर पैरेलल में सॉल्व कर दो, इन दोनों को कर दो डायरेक्टली ही और आंसर ले आओ, नहीं। पहले हमें उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा कि सवाल कैसा उसने दिया है। यहाँ पर स्विच बंद है, खुला है। स्विच अगर खुला होता और आप पूछ लेता कि खुले स्विच का प्रतिरोध क्या होगा, तो फिर ये जुड़ते नहीं। ठीक है, फिर ये जुड़ते नहीं, फिर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई धारा का बहाव नहीं हो पा रहा था। सीधे सीधे हम इन दोनों को श्रेणी क्रम में, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, दोनों को समांतर में आते, फिर समांतर में सॉल्व करके इसके श्रेणी क्रम में उसको सॉल्व करते तो आंसर आता। जब यहाँ पर उसने बोला कि भाई स्विच यहाँ पर बंद है, तो फिर हमने इसको डायरेक्टली यहीं पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये बात को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। चलिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और आता भी है, तो यहाँ पर आप इसको नोट करिएगा पहले तो इस क्वेश्चन को, कि समान मान के 3 प्रतिरोधों को संयोजित करके कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। या क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, समान मान के 3 प्रतिरोधों को कितने प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कितने प्रकार से। मान लीजिए हमने यहाँ पर माना कि हमारा कोई प्रतिरोध है वो R ओम का है। ठीक है, R ओम का है,
तीनों प्रतिरोध हमारे कितने कितने ओम के होंगे, आर आर ओम के हैं, क्योंकि क्या बोला है उसने, समान बोला है। याद रखिएगा, यहाँ पर समान शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। असमान बोलेगा तो अलग आंसर आएगा और समान बोलेगा तो अलग आंसर आएगा। देखिए कितने प्रकार से। सबसे पहला हम यहाँ पर लगाते हैं श्रेणी क्रम में। किसमें लगाते हैं सबसे पहले, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ोगे आप श्रेणी क्रम में, अरे सिंपल है, यहाँ पर ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस, इस प्रकार से जोड़ते हैं ना। आर आर और आर समान मान के हैं। दूसरा संयोजन हमने पढ़ा है समांतर संयोजन। क्या पढ़ा है, समांतर संयोजन, या समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से जोड़ेंगे हम समांतर क्रम में, इस प्रकार से हम समांतर क्रम में भी उनको जोड़ सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर ये लगा दो, दूसरा वाला रेजिस्टेंस लगा दिया हमने। यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, तीसरा वाला रेजिस्टेंस, यानी कि ये हमारा समांतर क्रम आर आर और आर हो गया समांतर क्रम संयोजन। उस तरह से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह से बना सकते हो आप, या इस तरह से सीधा सीधा भी बना सकते हैं। आंसर हमारा एक ही आएगा, उससे कोई इशू नहीं है। आर आर आर, ये यहाँ पर तीनों जो इसके पॉइंट है वो एक बिंदु पर, और ये वाले भी एक ही तार पर यहाँ पर कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये एक्स और वाई को मान लेते हैं हम, एक्स और वाई, एक्स और वाई। ठीक है, तीसरा संयोजन कैसा होगा हमारा, तीसरा संयोजन होगा हमारा श्रेणी समांतर संयोजन। कैसा होगा, श्रेणी समांतर, श्रेणी समांतर संयोजन कैसा होगा, इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस को हम लगा देंगे और दो रेजिस्टेंसों को समांतर में यहाँ पर इस प्रकार से लगा देंगे। यानी कि जिस संयोजन में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जो होता है वो श्रेणी क्रम में होगा और दो होंगे वो समांतर क्रम में होंगे, तो इसको बोलते हैं हम श्रेणी और समांतर क्रम। दूसरा हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, जिसमें एक रेजिस्टेंस समांतर में हो और दो श्रेणी क्रम में हो। तो चौथा संयोजन को बोल सकते हैं हम, उसको बोल सकते हैं मिश्र संयोजन। क्या बोल सकते हैं, मिश्र संयोजन। या किस प्रकार से लेंगे हम उसको, देखिए ये एक पॉइंट है हमारा, यहाँ पर दो रेजिस्टेंसों को हम श्रेणी क्रम में लगा सकते हैं और एक को लगा सकते हैं हम कहाँ, इन दोनों के समांतर में संयोजित कर सकते हैं। ठीक है, ये वाई पॉइंट हो गया, यानी कि हैं तीनों आर आर ओम के ही। तो देखिए क्या इससे ज्यादा और किसी प्रकार से लगा सकते हैं क्या, 1 2 3 4, सोचो सोचो, और अगर ध्यान याद आ रहा हो तो बताओ किस प्रकार से लगा सकते हैं। और कोई संयोजन हो सकता है क्या इसका, हो सकता है क्या, ठीक है, नहीं हो सकता, वेरी गुड। ठीक है, तो याद रखना, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये सब नहीं करना है हमें। हमें अगर समान मान के बोल दिया है कि तीन प्रतिरोधों को संयोजित करके कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं, तो मात्र 4 संयोजन हमारा आंसर होगा। कुल मिलाकर कितने संयोजन, 4 संयोजन ही आप यहाँ पर जब समान मान के हो ना, उसमें हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे असमान संयोजन की, बात करेंगे अब हम असमान वाले की, कि यदि यहाँ पर असमान मान के तीन प्रतिरोधों को कितने प्रकार से संयोजित हम कर सकते हैं। ठीक है, असमान मान के देखिए, सबसे पहले हमने उसमें देखा था श्रेणी क्रम, तो इसमें भी सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम। क्या देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम वही श्रेणी क्रम यहाँ पर देखते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई रेजिस्टेंस है 3, 1, 2 और 3 ओम के हैं, 2 ओम और 3 ओम के हैं। ठीक है, अलग अलग, यानी कि 1 2 3 असमान है ना, तो हम उनको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से जुड़ेंगे, अगर 1 2 3, आंसर क्या आएगा हमारा 6 ओम। 3 यहाँ रख दो, 1 वहां रख दो, 2 यहाँ रख दो, इस प्रकार से नहीं देखना है हमें, किधर भी रखोगे आप तो मान आपका 6 ओम ही आएगा। अगला समांतर क्रम हमने देखा था, उसमें समांतर क्रम यानी कि यहाँ पर आपको एक ही संयोजन प्राप्त हुआ है। ठीक है, समांतर क्रम में कितने संयोजन प्राप्त होंगे, इस प्रकार से आप लगाओगे यहाँ पर,
तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। 3 को आप यहाँ भी रख सकते हो, 2 को अगर आप कहीं भी रखेंगे इनको तो भी आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, 1/2, 1/1 आएगा पहला, प्लस 1/2 प्लस 1/3 आएगा। यानी कि यहाँ पर हमें जो भी आंसर प्राप्त होगा वो तीन दूनी 6, हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा आएगा 6 + 3 + 2 यानी कि 6 9 और 2 11/6, यानी कि 6/11 ही हमारा इक्वल आएगा। अब आप 2 को यहाँ रख दीजिए, 3 को यहाँ रख दीजिए, आंसर आपका वही आना है। अगर इनका स्थान परिवर्तन भी कर दूं मैं तो भी आंसर मेरा 6/11 ही आएगा, ठीक है। तीसरा संयोजन था वो हमारा था श्रेणी समांतर, यानी कि यहाँ भी हमें एक ही संयोजन प्राप्त हुआ ना, ये एक ही संयोजन प्राप्त हुआ। श्रेणी समांतर में यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग होगा। श्रेणी समांतर, देखिए श्रेणी समांतर हमने कैसा बनाया था, एक को हमने श्रेणी में रखा था और 2 को हमने रखा था किस प्रकार से, समांतर में। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारा मान क्या हो जाएगा, चेंज होगा। देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। अब हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे 1 रखा है मैंने, अब इसको क्या करना है हमको, मान के लिए 3 यहाँ पर रख दूं, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो इसका मान चेंज हो जाएगा ना। यानी कि पहला संयोजन तो जो दिख रहा है वो आपको वो है ही पहला 1। दूसरा संयोजन जब इस 3 को मैं यहाँ लाऊंगा, 2 को यहाँ लाऊंगा और 1 को यहाँ, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर इसको रोटेट करवाते रहेंगे हम। यानी कि 3 को यहाँ ले आए, 1 को यहाँ ले गए, 2 को यहाँ ले गए, तो मान चेंज हुआ। दूसरा संयोजन हमारा क्या होगा, ये वाला 3 को यहाँ लाए, 1 को यहाँ लाए, 1 को, दूसरा संयोजन ये हो गया हमारा, ठीक है। तीसरा संयोजन क्या होगा, जब 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि देखिए बना के बता देता हूँ, 1 यहाँ था, 2 यहाँ था, 3 यहाँ था, एक संयोजन पहला हो गया फर्स्ट वाला। दूसरा संयोजन जब 3 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 2 वहां से उठ के यहाँ आ गया और 1 यहाँ जो था वो यहाँ चला गया, 1 हो गया दूसरा संयोजन। तीसरा संयोजन क्या होगा हमारा, ये 2 यहाँ आ जाए, ये 2 यहाँ आ जाए, 1 यहाँ आ जाए और 3 यहाँ से उठ के कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। तो देखिए अलग अलग होगा, यानी कि तीसरा संयोजन, यानी कि श्रेणी समांतर में हमें कितने संयोजन प्राप्त होंगे, 3 संयोजन प्राप्त होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो था हमारा मिक्स वाला, यानी कि कौन सा था, चौथा वाला था हमारा, कौन सा, उसको बोल रहे थे हम मिश्र, क्या बोलते, मिश्र संयोजन। मिश्र संयोजन में क्या कर रहे थे, 2 को श्रेणी क्रम में रख रहे थे और 1 को इन दोनों के समांतर में इस प्रकार से हमने रखा था, ठीक है, x और y मान लिया था। तो 1 2 3, देखिए इसमें भी हमें एक से अधिक संयोजन प्राप्त होंगे। यानी कि जब 1 को यहाँ रखा तो 1 को मैं यहाँ ले जाऊं, पहला संयोजन तो यही हो गया जो हमने बनाया है। दूसरा संयोजन इस 3 को यहाँ ले आऊं, इस 2 को यहाँ ले आऊं और जो 1 था उसको यहाँ ले आऊं, तो दूसरा संयोजन हो गया हमारा। यानी कि मान बदल जाएंगे। देखिए इन दोनों में आप कुछ भी कर लीजिए, ऊपर नीचे मान नहीं बदलेंगे, सेम ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मान बदलेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम इसको रोटेट करवाएंगे इस प्रकार से, तो ये 2 है वो यहाँ चला जाएगा, 1 वो है वो यहाँ आ जाएगा, और जो 3 था वो यहाँ चला जाएगा, फिर से मान चेंज हो गया, तीसरा संयोजन हो गया। तो इसमें भी मुझे 3 ही संयोजन प्राप्त होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो कुल मिला के 3 और 3 6 और 2 8 संयोजन प्राप्त हो गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि असमान मान के 3 प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं तो हमें वहां पर 8 संयोजन प्राप्त होते हैं, 8 संयोजन प्राप्त होते हैं। यानी कि यदि हम यहाँ पर समान मान के संयोजनों को जोड़ते हैं तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होंगे, 4 संयोजन, और असमान मान के प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो वहां पर हमें 8 संयोजन प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनको हमें सॉल्व करना है। चलिए अब हम कुछ चीज रिपीट करते हैं। यहाँ पर एक आप मुझे बताइए, यहाँ पर हम 2 नियम जो हमने पढ़े थे, पहला नियम हमने पढ़ा था यहाँ पर वोल्टेज विभाजन का नियम, वोल्टेज विभाजन का नियम पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था, जब हमें V1 निकालना हो तो हम टोटल वोल्टेज इंटू क्या करते हैं, R1/R1 प्लस R2, ये एक के लिए हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पर धारा विभाजन नियम। धारा विभाजन नियम यानी कि जब हमें I1 निकालना हो तो हमें टोटल धारा ज्ञात होना चाहिए और
R1 का यदि आप पहले रेजिस्टेंस का निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ ऊपर रखना है दूसरा रेजिस्टेंस और अपॉन में करना है R1 प्लस R2। इस नियम को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही V1 V2 V3 I1 I2 I3। तो एक सवाल है, उस सवाल को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहले इस प्रकार से एक सवाल मैं आपको देता हूँ, इसको बनाइएगा सभी लोग, ठीक है। हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, इसी नियम का देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं इसको। इस प्रकार का एक सवाल है, ये मान के चलिए R1 है, ये यहाँ पर R2 है और यहाँ पर ये R3 है। R1 का मान जो है वो 2 ओम है, 2 ओम। R2 का मान 3 ओम है, R3 का मान 6 ओम है, ठीक है। और यहाँ से एक बैटरी हमने संयोजित कर दी है, ठीक है। इस बैटरी के माध्यम से धारा का प्रवाह हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमें निकालना है क्या, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है I का मान ज्ञात करना है। I का मान क्या होगा, और I1 I2 I3 इन तीनों का मान क्या होगा, ये हमें इस सवाल में ज्ञात करना है। तो देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं, कितने स्टूडेंट्स को जल्दी जल्दी बना पाते हैं। 12 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस धारा का मान ज्ञात होना चाहिए, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमें इस I का मान पता होना चाहिए। तो I का मान पता कब होगा, जब हमें रेजिस्टेंस पता होगा, समतुल्य रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस परिपथ का और टोटल वोल्टेज तो है हमारे पास, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखो VT का मान तो यहाँ पर दिया है हमें कितना, 12 वोल्ट, लेकिन IT हमें यहाँ पर निकालना है, I का मान निकालना है, और RT यहाँ पर या R इक्वल का मान क्या है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक मान तो है, लेकिन V इजिकल टू IR होता है और V बाय R इजिकल टू I होता है। तो I की वैल्यू निकालने के लिए वोल्टेज और रेजिस्टेंस का मान होना जरूरी है। तो वोल्टेज का तो है लेकिन समतुल्य रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये दोनों कैसे हैं, समांतर में है, तो इनको हम शॉर्ट में यहाँ पर निकाल लेते हैं कि 1/6 प्लस 1/3 एलसीएम आया 6, 1 प्लस 2 इजिकल टू 3/6 या 1/2, और R इक्वल देखेंगे तो हम आएगा 2 ओम। कितना आ गया, 2 ओम। तो ये अब हो जाएगा श्रेणी क्रम में, यानी कि इसके R1 के श्रेणी क्रम में 2 ओम, तो 2 और 2 4 ओम, तो R इक्वल का मान आ जाएगा हमारे पास 4 ओम। अब यहाँ पर यदि हमें I इक्वल निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये I इक्वल है, ये I इक्वल है, तो हम V बाय कितना करेंगे, R करेंगे, यानी V इक्वल बटे R इक्वल। तो V इक्वल है 12 वोल्ट, R इक्वल कितना निकाल लिया हमने, 4, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया हमारा धारा का मान निकल गया 3 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस I1 यहाँ पर धारा दो भागों में बटेगी, यानी कि I1 यहाँ जाएगी, I2 यहाँ पर चली जाएगी, I3 तो है नहीं ना, I1 और I2 भी निकालना है यहाँ पर, ठीक है। I1 I2 ही यहाँ पर निकालना है, I3 तो हमें निकालना ही नहीं है क्योंकि कहाँ है, रेजिस्टेंस नहीं है ना तीसरा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यदि I1 निकालें, I इजिकल टू या I1 का मान निकालना है। देखिए I हमारा कितना निकला था यहाँ पर, 3 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर, यानी कि इसमें से 3 एम्पियर ही जा रहा होगा, तो इसका मान तो हमें पता है, हमें निकालना है सिर्फ इतने इतने का I1 I2। तो हम यहाँ पर I1 इजिकल टू क्या रखेंगे, I इंटू R2 का निकालना है हमें, तो R2 को ना रख के हम किसको रखेंगे, यहाँ पर R3 को रखेंगे, और अपॉन में रखेंगे कितना, R2 प्लस R3। तो यहाँ पर हमारे पर टोटल कितना है, धारा का मान 3 इंटू 6 अपॉन कितना है, 3 प्लस 6, ठीक है, R1 R2। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3 इंटू 6 अपॉन 9, 3 और 3 तो आ जाएगा 2 एम्पियर। अब इसको आगे सोल्व करने की आवश्यकता है क्या, हमें पता है कि I1 I2 अगर हम टोटल I का मान निकालें तो I1 प्लस I2 होता है समांतर परिपथ में। टोटल हमारे पास कितना था, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर में से 2 एम्पियर चला गया किसमें, तो इसमें कितना बचा होगा, 1 ही एम्पियर, यानी कि यहाँ पर अगर 2 एम्पियर इसमें चला गया तो प्लस I2 कितना बचा होगा हमारे पास, 1 एम्पियर, ठीक है।
तो इसमें मान ना रख के हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। पहला तो हमें निकालना होगा कि हमें एक प्रतिरोध का पता चल जाए कितना एम्पियर गया है, दूसरा हम आराम से निकाल सकते हैं। तो I1 का मान आ गया आपको 2 एम्पियर और I2 का मान आ गया आपको कितना 1 एम्पियर और I का मान अपने पास आ गया था 3 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे सभी सवालों के जवाब हमको यहाँ पर मिल गए हैं। ठीक है, R इक्वल भी निकाल लिया था हमने, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए समझ में आया ये क्वेश्चन। एक चीज और आप नोट डाउन जरूर करिएगा। मान के चलिए मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूँ। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं हम, यहाँ पर सीखते हैं नई चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी है सिंपल लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मान के चलिए ये दो यहाँ पर इस प्रकार से हमने एक ये समांतर में और श्रेणी समांतर क्रम हमने यहाँ पर लगा दिया है। एक बैटरी, वही हमने जो क्वेश्चन किया था अभी, वही 12 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम का रजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आता है कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। क्वेश्चन आता है कि यदि R2 प्रतिरोध को खोल दिया जाए या ओपन कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन दे दे। पहला ऑप्शन बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन दे दे बी घट जाएगा, सी ऑप्शन दे दे अपरिवर्तित होगा और डी ऑप्शन दे दे एन ए, नन ऑफ द अबव। तो आप बताइए क्या हो सकता है। देखिए ये समांतर क्रम है, यहाँ पर R2 किसमें जुड़ा है? समांतर में। यदि मैं इस समांतर प्रतिरोध को हटा दूं, हमें धारा का मान कितना आया था? देखिए इसका समतुल्य प्रतिरोध तो पहले निकाले हम। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? क्या आया था हमें इससे पहले? 4 ओम आया था। क्या आया था? 4 ओम आया था। ठीक है, और धारा का मान हमें जहां तक 3 एम्पियर आया था, है ना। धारा का मान कितना आया था? 3 एम्पियर। तो यहां पर मैं बात करूं समतुल्य प्रतिरोध, यदि इस वाले को हम यदि हटा दें R2 को, तो देखिए क्या होगा। इस R2 को चलिए हटा देते हैं, ये ओपन हो गया यहाँ से। तो अब धारा कहाँ से गुजरेगी? यहाँ से नहीं गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी, यानी कि ये श्रेणी क्रम में हो गया। यानी कि अब 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 ओम हो जाएगा। तो हम ये तो समझ गए कि यदि समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों को में से किसी प्रतिरोध को हम हटाएं तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नोट लिख सकते हैं हम यहाँ पर, समांतर में प्रतिरोध घटाने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है। बढ़ गया ना, बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए पहले रेजिस्टेंस था 4 ओम, अब रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम। जब हमने इस R2 को खोल दिया, इस R2 को हमने खोल दिया, तो ओम के नियम के अनुसार धारा जो होती है वो वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध के क्रमानुपाती होती है। तो कुल मिलाकर जब रेजिस्टेंस का मान 4 ओम से 8 ओम हो गया, यानी कि बढ़ गया, तो धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ गए पहला पॉइंट। दूसरा नोट डालना है आपको, श्रेणी में प्रतिरोध घटाने पर समतुल्य प्रतिरोध घटता है। ठीक है, यानी कि श्रेणी में अगर मान के चलिए यहां पर इस प्रकार जुड़ा हुआ है, ठीक है, 1 2 3, 3 2 5 और 2 6 ओम रहेगा। एक प्रतिरोध हटा दिया, ठीक है, इसको खोल दिया मान लो, तो अब रेजिस्टेंस का मान कितना हो गया? 3 ओम। कितना हो गया? 3 ओम। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें चाहे तो आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि समांतर में
या समांतर परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है, इसमें बढ़ रहा था इसमें घट जाता है। ठीक है, इसका तो सही रहेगा। लेकिन जैसे इसी में मैं समझा देता हूँ आपको, मान लो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 3 ओम का था, एक रेजिस्टेंस हम और लगा देते, इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस लगा देते, तो जितने रेजिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे ना, समतुल्य प्रतिरोध का मान उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन श्रेणी में हटाओगे तो कम होगा और बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, ये सीधा सीधा फंडा है इसका। लेकिन इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि धारा जो होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसमें प्रतिरोध बढ़ाओगे, धारा का मान कम होगा, प्रतिरोध घटाओगे धारा का मान कम होगा या बढ़ेगा, सॉरी। ठीक है, इसमें समांतर में प्रतिरोध में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, अगर हम और प्रतिरोध जोड़ते जाएं तो इसका समतुल्य प्रतिरोध घटता जाता है। ठीक है, और अगर हम समांतर सर्किट में प्रतिरोधों का मान और कम करेंगे तो हमारा क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध भी क्या होगा। जैसे मान के चलिए समांतर लगा हुआ है, समांतर में हमने क्या करा, 2 प्रतिरोध यहाँ लगे थे, इनको भी हटा दिया, तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम घटाएंगे समतुल्य प्रतिरोध भी घटेगा। तो सवाल समझ गए ना आप किस प्रकार से पूछा है। यदि R2 प्रतिरोध को खोल दिया जाए, R2 हमारा कहाँ लगा था, यहाँ पर लगा था, ये वाला R2, तो इसको मैंने जब ओपन कर दिया तो प्रतिरोध का मान कम हो गया, तो समतुल्य प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि समांतर में प्रतिरोध को हमने घटाया है तो समतुल्य प्रतिरोध तो बढ़ गया ना, समतुल्य प्रतिरोध बढ़ गया, पहले 4 ओम था फिर 8 ओम हो गया, क्योंकि ये इसके श्रेणी में हो गया, तो धारा का मान कम हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन नोट करेंगे सभी। यदि दोनों प्रतिरोधों के मान, यहाँ पर R1 R2 दो प्रतिरोध हैं जिनके मान 2 ओम 4 ओम है, 1 एम्पियर की धारा बह रही है, 6 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है। क्वेश्चन पूछ लिया है कि यदि दोनों प्रतिरोधों के मान को दुगना कर दें तो वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज नोट कर लेना है, बिल्कुल नोट डाल करके, कि यदि प्रतिरोध के मान को दोगुना करेंगे तो धारा का मान क्या होगा, आधा होगा। क्यों, क्योंकि I जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी, धारा, प्रतिरोध का, धारा जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन या अपन लिख सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन, सबसे पहले जब प्रतिरोध का मान यही हो तो वोल्टेज ड्रॉप V1 V2 क्या होगा। तो V1 हम जानते हैं होता है IR1, क्योंकि धारा का मान यहाँ पर श्रेणी क्रम है। ठीक है, कौन सा क्रम है ये, सबसे पहले हमें जानना है क्या है, ये सीरीज क्रम है। तो यहाँ पे V1 का मान ये, V2 का मान क्या होगा, IR2। तो धारा का मान हमें I इक्वल टू कितना दिया है, 1 एम्पियर, तो V1 क्या निकलेगा, 1 इंटू 2 वोल्ट, और V2 क्या निकलेगा, 4 इंटू 1 वोल्ट, यानी 1 इंटू 4 है ना, 1 इंटू 4। तो V1 का मान आ गया मुझे 2 वोल्ट और V2 का मान आ गया 4 वोल्ट। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें टोटल वोल्टेज यहाँ पर 6 वोल्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर कंडीशन दूसरी देखिए, नॉर्मल कंडीशन जब प्रतिरोध को दुगना नहीं किया हुआ, रेजिस्टेंस डबल कंडीशन, जब प्रतिरोध को दुगना करेंगे तब की कंडीशन क्या होगी। ये V1 लिखा है, IR1, देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि धारा को प्रतिरोध के मान को दुगना करेंगे तो धारा का मान आधा होगा। अब इसमें ये कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप 1 में कि प्रतिरोध को हम कर रहे हैं दुगना, तो भाई धारा का मान क्या होगा, I/2 होगा, जो भी I का मान होगा। तो V1 क्या होगा,
आई का मान कितना है 1, 1/2 इंटू 2 R1 का मान, 2 से 2 कटेगा तो V1 का मान आएगा 2 वोल्ट, ये आ गया। दूसरा V2 I/2 होगा, I/2 इंटू 2 इंटू R1, क्योंकि R2 सॉरी है ना, क्योंकि प्रतिरोध को हम दुगना कर रहे हैं। तो V2 का मान क्या होगा, I का मान है 1, 1/2 इंटू 2 इंटू R2 का मान दिया है हमें 4, इन दोनों को काटेंगे तो V2 का मान कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। यानी कि चाहे रेजिस्टेंस को हम दुगना करें या ना करें, यदि दोनों को दुगना कर रहे हैं तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप अपरिवर्तित होगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, अपरिवर्तित। समझ में आ गया। देखो यहां भी V1 का मान 2 वोल्ट, यहां भी 2 वोल्ट, यहां भी 4 वोल्ट, यहां भी 4 वोल्ट, यानी कि हमने यहां पर क्या किया था, 4 गुना करोगे तो 4 गुना कम होगा, 6 गुना कम करोगे तो 6 गुना होगा, यानी कि जितने गुना आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे उतने ही गुना आपको धारा को कम करना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जब सभी प्रतिरोधों को घटाया जाए या बढ़ाया जाए तो धारा भी यहाँ पर कम, उतनी ही कम या उतनी ही अधिक होगी, यानी कि उसमें होने वाले मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो मान हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन यदि वो बोल देता कि R2 का मान दुगना किया जाए तो फिर वहां पर हमें कंडीशन अलग होती, फिर हमें उसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ता। लेकिन अगर जब दोनों बोला जाए कि सभी के मान अगर दुगने कर दिए तो भाई दोनों में बहने वाली धारा भी आधी होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, इस परिपथ में हमें धारा का मान मिली एम्पियर में ज्ञात करना है। याद रखिएगा, ये शब्द याद रखिएगा। ठीक है, मिली एम्पियर। परिपथ आप समझ गए, श्रेणी क्रम। तो आप क्या करेंगे, फटाफट R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी ना लिखेंगे, 3 2 5 और 5 10, क्या आ गया किलो ओम, ये आ गया। अब यहाँ पर आपको किलो ओम तो आ गया, लेकिन अब भैया आपको क्या नहीं दिया, यहाँ पर धारा का मान। तो यहाँ पर हमें मिली एम्पियर में जो है धारा का मान ही निकालना है, इसलिए हमें यहाँ पर सवाल में वोल्टेज की तो आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 25 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई है। तो अब हम जानते हैं कि जो वो हमारा ओम का नियम होता है V=IR, यानी कि हमें निकालना क्या है, धारा का मान। तो यहाँ पर V इक्वल जो निकालेंगे और R इक्वल हमने निकाल के रखा है, उसका मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो V इक्वल है हमारा 25 वोल्ट और R इक्वल कितना आया 10 किलो ओम, 10 किलो ओम है। तो 10 किलो ओम को हम 25/10 इंटू 1000 लिख सकते हैं। इसको 10 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ एक दशमलव लग जाएगी, तो 2.5 कितना हो गया, 2.5 यहाँ से किलो का वो हट जाएगा और बचेगा क्या ओम, यानी कि 1000 ओम बचेगा। या इसको हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मिली एम्पियर में है, सॉरी है ना, धारा का मान निकाल रहे हैं, हाँ एम्पियर, मिली एम्पियर। समझ में आया ये, देखिए क्योंकि मिली एम्पियर यहाँ जहां भी मिली शब्द का नाम आ जाए वहां पर आप समझ लेना कि 1000 से क्या हो रहा है, वहां पर भाग हो रहा है, या 10 की पावर -3 से इंटू करना है। तो हमने यहाँ पर 10 की पावर -3 से इंटू किया है, तो हमारा मिली एम्पियर में आंसर आ गया 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मिली एम्पियर हो गया। यहाँ पर एम्पियर, यानी कि यहाँ पर देखिए एक सवाल में गलती हो गई है कि -3 दिया है ना, तो ये -3 यहाँ से हट जाएगा। जैसे ही हमारा यहाँ पर मिली एम्पियर लिखा हमने, तो m का मान जो होता है वही 10 की पावर -3 होता है। तो -3 जब यहाँ पर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर -3 एम्पियर था, तो 10 की पावर -3 की जगह हमने m रख दिया तो मिली एम्पियर हो गया, यानी कि 2.5 मिली एम्पियर। ये हमारा राइट आंसर होगा।